subscribe now and press the bell icon. नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोशिका। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कोशिका, और कोशिका के अंदर हमने पढ़ लिया दोस्तों कोशिका झिल्ली। और हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर जो लास्ट में शुरू किया था वो क्या था, हमने कोशिकांग। क्या किया था दोस्तों? कोशिकांग शुरू किया था। और आज हम कोशिकांग के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी के द्वारा जो मुझे YouTube पर अपने चैनल पर जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। और बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें दोस्तों, स्टूडेंट्स के बीच में भेजने का कार्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जा सके, ये लेक्चर जा सके। और देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कोशिकांग। क्या पढ़ते हैं अपन? सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिकांग। कोशिकांग पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। तो दोस्तों, कोशिकांग क्या होते हैं? देखिए कि कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंग क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। और ये कोशिकांग जो होते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कोशिकांग एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो होता है वो होता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। और तीसरा जो होता है वो होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोस्तों, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं मित्रों, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरा होता है झिल्ली रहित कोशिकांग। और तीसरा जो होता है वो होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। यदि हम सबसे पहले बात करें इस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की, तो देखिए दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से कोशिकांग आते हैं कोशिका के? सबसे पहले तो उनको देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसके अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के कोशिकांग आते हैं। एक तो होता है पी, दूसरा होता है एम, और तीसरा होता है एन। पी का मतलब हो गया मित्रों प्लास्टिड। क्या हो गया? प्लास्टिड। पी का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड। एम का मतलब हो गया मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और एन का मतलब हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यानी केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक। दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पी का मतलब हो गया प्लास्टिड, एम का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और एन का मतलब हो गया दोस्तों केंद्रक। ये तीनों के तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं दोस्तों। अगला जो आता है वो होता है
झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग जो होते हैं मित्रों वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला आता है राइबोसोम, दूसरा आता है केंद्रिका, और तीसरा जो आता है वो है दोस्तों तारक केंद्र। मित्रों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत कौन कौन से कोशिकांग आते हैं देखिए। पहला तो जो होता है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, उसमें 3 प्रकार के कोशिकांग आते हैं। नंबर 1 प्लास्टिड, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यदि हम बात करें झिल्ली रहित कोशिकांगों की तो उसके अंदर भी कितने प्रकार के कोशिकांग आते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के कोशिकांग, राइबोसोम, केंद्रिका और तारक केंद्र। ये तीनों क्या होते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तीसरा अपन पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? तीसरा अपन पढ़ते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये जो होते हैं राइबोसोम, केंद्रिका और तारक केंद्र, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। तीसरा अपन पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा पढ़ते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब जो बच गया दोस्तों वो किसमें आएगा? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की। किसकी बात करते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा जो कोशिकांग आता है हमारे पास वो होता है मित्रों कौन सा? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं। पहला आता है लाइसोसोम, दूसरा आता है जिसे अपन बोलते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर अपन बोलते हैं इसे अंतःपरद्रवी जालिका, अंतःपरद्रवी जालिका। और तीसरा जो होता है वो होता है मित्रों कौन सा? रसधानिया। चौथा जो होता है वो होता है दोस्तों माइक्रोबॉडीज। और पांचवा जो होता है मित्रों वो कौन सा होता है? देखिए एक बार फिर से देखिए, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में रसदानिया और माइक्रोबॉडीज के बाद में आता है दोस्तों कौन सा? गोल्जी कॉइल। कौन सा आता है? गोल्जी कॉइल। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःपरद्रवी जालिका जिसे अपन ER के नाम से जानते हैं, रसधानियां होती है, माइक्रोबॉडीज जो होती है, और गोल्जिकाई जो होती है, ये सारी की सारी क्या होती है दोस्तों? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। ये थे दोस्तों कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। अब इनका हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अपन लेते हैं दोस्तों किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं। यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक दोस्तों? हमने पढ़ा कि जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। ये जो कोशिकांग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंतर्गत हमने देखे दोस्तों 3 प्रकार के कोशिकांग देखे। पहला देखा प्लास्टिड, दूसरा केंद्रक, और तीसरा देखा हमने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा जो हमने देखा झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग के अंतर्गत हमने 3 कोशिकांग देखे। कौन सा? राइबोसोम देखा, और केंद्रिका देखा दोस्तों, और कौन सा देखा? और हमने देखा तारक केंद्र। और तीसरा हमने दोस्तों एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःपरद्रवी जालिका जिसे ER के नाम से जानते हैं, और रसधानियां, माइक्रोबॉडीज और गोल्जिकाई। ये थे दोस्तों
कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, अब हम इनका एक एक अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले अपन जो कोशिकांग लेते हैं दोस्तों, वो पढ़ते हैं अपन कौन सा, सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया पहला जो अपना कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक तो होता है माइटो और नंबर दो होता है दोस्तों कॉन्ड्रिया। मित्रों, माइटो का अर्थ होता है सूत्र और इस कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कणिका। क्या होता है? कणिका। यानी अपन इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अन्य जो नाम होता है दोस्तों इसका, वो होता है सूत्र कणिका। सूत्र कणिका के नाम से किसको जाना जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां हमने एक शब्द लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक है माइटो और नंबर दो है कॉन्ड्रिया। यदि हम बात करें इस माइटो की, तो माइटो का जो अर्थ होता है वह होता है सूत्र, और जो कॉन्ड्रिया होता है मित्रों, इसका जो अर्थ होता है वह होता है क्या? कणिका। यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? सूत्र कणिका को नाम से जानते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो कोशिका का जो प्रथम उद्भवित जो कोशिकांग है वो कौन सा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी सर्वप्रथम जो कोशिका जो होती है हमारी, उसके अंदर जो विकसित कोशिकांग था, या फिर अपन बोल सकते हैं उद्भवित कोशिकांग है, वो कौन सा है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का जो प्रथम उद्भवित जो कोशिकांग है वो कौन सा है मित्रों? या फिर विकसित जो कोशिकांग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी सर्वप्रथम कोशिका में जिस कोशिकांग का निर्माण हुआ था वो कौन है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यदि हम बात करें इस माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है कोलिकर। जिसका नाम क्या है? कोलिकर। यानी जिसका नाम क्या है? कोलिकर। और इस कोलिकर ने 1857 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था दोस्तों? देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? किसने देखा था? इस कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कब? 1857 ईस्वी के अंदर। और कहां देखा था दोस्तों? जंतु कोशिका के अंदर देखा था। कहां देखा था? जंतु कोशिका के अंदर देखा। कहां देखा था? जंतु कोशिका के अंदर देखा था। और वो जंतु कोशिका कौन से जंतु की थी? तो यदि हम बात करें दोस्तों कीट की, जो कीटों की जो थाई होती है मित्रों, जिसे अपन जांग कहते हैं, कीटों की जो जांग होती है, उन जांग की जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों की कोशिका में किसको देखा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। कोशिका में किसको देखा? इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1857 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कोलिकर। जिनका नाम क्या है? कोलिकर। यानी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और किस में देखा था? तो यदि हम बात करें कीटों की जो जांग की पेशियां होती है, जांग की जो मांसपेशियां होती है मित्रों, उन मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, उन कोशिका में सर्वप्रथम किसको देखा गया था? इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। किसने देखा? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। और कब देखा? 1857 ईस्वी के अंदर। और दोस्तों, ये जो कोशिका थी सर्वप्रथम, ये कौन सी कोशिका थी? जंतु कोशिका थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया। मित्रों, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं 1890 ईस्वी के अंदर। 1890 ईस्वी के अंदर दो वैज्ञानिक आते हैं 1890 ईस्वी के अंदर। एक तो होता है मित्रों जिसका नाम है 1890 ईस्वी के अंदर दो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अल्टमान।
अल्टमान और फ्लेमिंग। अल्टमान और फ्लेमिंग नामक दो वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने 1890 ईस्वी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की मित्रों, खोज की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इस 1890 ईस्वी के अंदर इन दोनों ने क्या की, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की 1890 ईस्वी के अंदर किसने की मित्रों, अल्टमान व किसने, फ्लेमिंग ने की। अल्टमान व फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। मित्रों कहीं कहीं आपको किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा अल्टमान और कोलिकर। अल्टमान व कोलिकर ने क्या किया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। कहीं कहीं आपको अल्टमान व कोलिकर लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं आपको अल्टमान व फ्लेमिंग लिखा हुआ मिलेगा। अल्टमान व फ्लेमिंग ने 1890 ईस्वी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्टमान व कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। यदि हम बात करें मित्रों एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, तो कक्षा 6 से लेकर 12th तक माइटोकॉन्ड्रिया खोज की कोई चर्चा नहीं की गई है विज्ञान के अंदर। इस साइंस के अंदर 6 से लेकर 12th के अंदर जो विज्ञान की विषय है, उस विज्ञान विषय के अंदर एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तक, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें होती है 6 से लेकर 12 तक, वहां इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006 की एक गाइड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2006 और 9th की बुक है साइंस की, 9th की बुक है साइंस की, पेज नंबर है 13। इस पेज नंबर 13 पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो कोलिकर ने की, ऐसा दिखाया गया है। कोलिकर किसने की, कोलिकर ने की, ऐसा इस 2006 की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 9th की, और खंड है ब, कौन सा खंड है ब नंबर खंड के अंदर पेज नंबर 13 पर कोलिकर को इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता बताया गया है। किसको बताया गया है, कोलिकर को। मित्रों जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज 1890 में अल्टमान व फ्लेमिंग ने की, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है अल्टमान व कोलिकर ने की। और यदि हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो 6th से लेकर 12th तक की जो बुक है साइंस की, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का कोई जिक्र नहीं हुआ है। और यदि हम बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9th की जो खंड ब की जो साइंस की बुक है, उसमें पेज नंबर 13 पर जो खोजकर्ता बताया गया है वो किसको बताया गया है, इस कोलिकर को बताया गया है। किसको बताया गया है, कोलिकर को बताया गया है। अब देखिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य नामों की। माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नामों की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम। माइटोकॉन्ड्रिया के जो अन्य नाम है वो किसने दिए और क्या नाम दिए, देखते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम, मित्रों एक वैज्ञानिक है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा है मित्रों, इसे कहा है फिला। क्या कहा है, फिला। फिला के नाम से जाना है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और फिला कहने वाले वैज्ञानिक थे कौन, फ्लेमिंग। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, बायोप्लास्ट नाम दिया है। इसके बाद मित्रों कोलिकर जो है, कोलिकर ने इसे क्या कहा है मित्रों, कोलिकर ने इसे कहा है सार्कोसोम। क्या कहा है, सार्कोसोम कहा है। सार्कोसोम कहा है। बात करते हैं अपन किसकी, बेंदा की बात करते हैं अपन। बेंदा या फिर बेंदा बोलते हैं इसे, बेंदा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा है। क्या कहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा है।
मित्रों अपन बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम की। किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम की अपन बात करते हैं। तो फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे क्या बोला, फिला बोला। और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट बोला। क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। कोलिकर ने इसे सार्कोसोम कहा है और बेंदा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया मित्रों, बेंदा ने दिया। और कोलिकर ने इसे सार्कोसोम बोला। किसको बोला, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोला। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और फ्लेमिंग ने इसे एफिला नाम दिया। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो मित्रों यदि हम बात करते हैं ये सब नाम किस में दिए गए, एक जंतु कोशिका में दिए गए। माइटोकॉन्ड्रिया को किस में दिए गए मित्रों, ये सभी के सभी जो नाम हैं ये किस में दिए गए, जंतु कोशिका में दिए गए। किस में दिए गए, जंतु कोशिका में ये सभी के सभी नाम दिए गए। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका की। किसकी बात करते हैं, पादप कोशिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, पादप कोशिका की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी वो किसने की थी और कौन से पादप में की थी, ये सब हम देखने वाले हैं। मित्रों बात करते हैं अपन पादप कोशिका की। और पादप कोशिका में सर्वप्रथम जो खोज की थी, पादप कोशिका में सर्वप्रथम जो खोज की थी उस कोशिका में सर्वप्रथम इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो की थी एफ मेव्स नामक एक वैज्ञानिक थे। एफ मेव्स नामक एक वैज्ञानिक थे मित्रों, एफ मेवेज नामक एक वैज्ञानिक थे। और एफ मेवेज नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और उस पादप का नाम था दोस्तों, उस पादप का नाम था वो था नीफिया। क्या नाम था, नीफिया नाम था उस पादप का जिसमें सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी। मित्रों एक वैज्ञानिक थे एफ मेवेज नामक करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसकी खोज की, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, एफ मेवेज था। और दोस्तों उस पादप का जो नाम था वो था नीफिया। उस पादप का क्या नाम था, नीफिया था। उस पादप का क्या नाम था दोस्तों, नीफिया था। दोस्तों दो वैज्ञानिक आते हैं, एक का नाम है बेंसले, एक का नाम है बेंसले व एक का नाम है मित्रों क्या, एक का नाम है बेंसले और एक का नाम है, यदि हम बात करें एक का नाम है तो बेंसले और एक का नाम है होयर। एक का नाम है बेंसले BENSELEY बेंसले। एक का नाम है बेंसले और एक का नाम है होयर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, बेंसले व होयर ने सर्वप्रथम क्या किया था, यकृत की कोशिकाओं से इसको पृथक करके, सर्वप्रथम यकृत की कोशिकाओं से इसे पृथक करके इसका क्या किया था मित्रों, अध्ययन किया था। इसका अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया था। मित्रों बेंसले व होयर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, यकृत की कोशिकाओं से इनको क्या किया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था और इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। यदि हम बात करें सेक्विटीज नामक एक वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक मित्रों, सेक्विटीज नामक एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, सेक्विटीज। सेक्विटीज नामक एक वैज्ञानिक है मित्रों, कौन से वैज्ञानिक है, सेक्विटीज नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, सेक्विटीज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया मित्रों, इसे क्या बोला, पावर हाउस ऑफ सेल बोला। क्या बोला, पावर हाउस ऑफ सेल बोला। किसने बोला मित्रों, तो वैज्ञानिक का नाम है सेक्विटीज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया मित्रों? पावर हाउस ऑफ सेल कहा। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा? क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। किसके रूप में मित्रों? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। और वो ऊर्जा किसको प्रदान करता है मित्रों? कोशिका को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? कोशिका को प्रदान करता है। और इस एटीपी का जो पूरा नाम होता है मित्रों, वो क्या होता है? एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। तो मित्रों एटीपी का जो निर्माण होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एटीपी के रूप में कोशिका के लिए किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। मित्रों इसे क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह। कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको बिजली घर। क्या बोलते हैं? बिजली घर। या फिर अपन बोल सकते हैं इसको रसोई घर, यानी किचन हाउस। क्या बोलते हैं? किचन हाउस। किचन हाउस क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं का जो भोजन तैयार होता है, भोजन जो बनता है, वो कहाँ बनता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर के नाम से जानते हैं। मित्रों एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है होज ब्लूम। क्या नाम है? होज ब्लूम। क्या नाम है? होज ब्लूम नामक करके एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इसे क्या कहा? कोशिकीय श्वसन के अंग कहा है मित्रों। इनको क्या कहा है? कोशिकीय जो श्वसन के अंग हैं वो किसे कहा है मित्रों? कोशिकीय श्वसन के अंग किसे कहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा है। और किसने कहा है? होज ब्लूम ने कहा है। किसने कहा है? होज ब्लूम ने कहा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकीय श्वसन करता है। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन करता है। इसलिए होज ब्लूम ने इसे क्या कहा है? कोशिकीय श्वसन के अंग कहा है। क्या कहा है? कोशिकीय श्वसन के अंग कहा है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर मित्रों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। लेकिन यह किसके अंदर पाया जाता है? यह केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है? केवल यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ही ये क्या होता है मित्रों? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर यह पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर यह पाया जाता है। मित्रों यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसमें स्वयं का क्या पाया जाता है मित्रों? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो क्या पाया जाता है मित्रों? डीएनए पाया जाता है। स्वयं का जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें मित्रों तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। जो राइबोसोम पाया जाता है वह इसके अंदर 70-80 प्रकार का क्या होता है मित्रों? राइबोसोम पाया जाता है। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। लेकिन मित्रों केवल किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और आनुवंशिक जो पदार्थ होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के साथ साथ और इसमें क्या पाया जाता है मित्रों? आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम जो पाया जाता है वो कितने प्रकार का? 70-80 प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? 70-80 प्रकार का पाया जाता है। मित्रों एकमात्र ऐसी जो कोशिका होती है, एकमात्र जो कोशिका होती है कौन सी? एक यूकेरियोटिक कोशिका है मित्रों जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है ऑक्सीमोनेड और ऑक्सीमोनेड मोनोसार्को मोनोइडस। यदि हम बात करें ऑक्सीमोनेड मोनोसार्को मोनोइडस नाम करके एक
जो यूकेरियोटिक एकमात्र ऐसी कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका है दोस्तों, एकमात्र ऐसी यूकेरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मित्रों एकमात्र ऐसी यूकेरियोटिक कोशिका है ऑक्सीमोनेड मोनोसार्को मोनोइडस, एक ऐसी यूकेरियोटिक एकमात्र कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मित्रों क्या होता है, नहीं पाया जाता। जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मित्रों इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है सेल विद इन सेल, यानी कोशिका के अंदर कोशिका के रूप में इसको जानते हैं। कोशिका के अंदर ही एक कोशिका के रूप में किसको जानते हैं मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। किसको जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। और जो इसका व्यास होता है मित्रों, इसका जो व्यास होता है वो होता है कितना होता है, 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर के और 1.0 माइक्रोन मीटर तक इसका जो व्यास होता है। और यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, जो इसकी लंबाई होती है मित्रों वो होती है 1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोन मीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। मित्रों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान दिखाई देता है, लेकिन केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, और जो डीएनए के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और 70 प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। एकमात्र ऐसी यूकेरियोटिक कोशिका है ऑक्सीमोनेड मोनोसार्को मोनोइडस, एकमात्र ऐसी यूकेरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसका जो व्यास होता है तो वो होता है मित्रों 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर के 1 माइक्रोन मीटर तक। जो लंबाई होती है 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 4.1 माइक्रोन मीटर तक होती है। मित्रों ये कुछ फैक्ट थे हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक संरचना है वो अपन पढ़ेंगे कल। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो सबको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर भेजा करें। मित्रों उम्मीद करता हूं कि सबको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद।